नमस्कार साथियों, मैं रितेश। आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, ये देख रहे होंगे कि घटना चक्र मेरे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि घटना चक्र है। दोस्तों, ये घटना चक्र साइंस का है, सामान्य विज्ञान का है। दोस्तों, जो लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं BPSC का, आपने 67th का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, CDPO का एग्ज़ाम दिए होंगे। दोनों ही एग्ज़ाम में आप देखे होंगे कि साइंस 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मायने और बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं। मतलब इतने हार्ड भी नहीं होते, बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। लेकिन इसलिए मैं चाहता हूं कि और जो भी क्वेश्चन आप देखे होंगे इसी बुक से लगभग 28 से 29 क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपको इस बार जो 67th का एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम इस बार तो कैंसिल हो गया है, जो एग्ज़ाम होने वाला है मैं उसके लिए इस बुक को ख़त्म कर दूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस बुक को अच्छे से लाइन बाय लाइन करके ख़त्म कर लीजिए। तो आइए चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान से, जिसमें अभी 1 2 3 ये इतने यूनिट हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एक सप्ताह के अंदर इस फिजिक्स को ख़त्म कर दूँ और इसी तरीके से केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को ख़त्म कर दूँ। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान में मात्रक और इकाई। तो इसके कुछ हम लोग नोट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत फ़ायदे के होते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए नोट्स देख लीजिए, पढ़ लीजिए। दोस्तों, पहला पॉइंट कर रहा है, एक सेकेंड थोड़ा रुक जाइए, मैं कुछ समझा दूंगा। जो लोग देखिए, जो लोग नए स्टूडेंट्स होंगे, जिन लोग को साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे, वो भी मेरे साथ अच्छे से पढ़ें। उनको साइंस पढ़ने की कहीं से कोई और आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट्स भी बताता चलूँगा। तो पहला पॉइंट देखिए, इसमें लिखा गया है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो सबसे पहले मात्रक आपको समझना है। जैसे आप किसी भी चीज़ को मान लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो मेरा इतना बड़ा स्क्रीन देख रहे हैं कितना है, तो मैं बोलता हूँ कि इसमें से इतना, मैं बोलता हूँ अपने मन से कि ये एक सर्किल है, ऐसा मैं बोलता हूँ कि एक सर्किल है। तो आप कह सकते हैं ना कि ऐसा ही सर्किल, ऐसा ही इतना ही सेम साइज का, ये सेम साइज का सर्किल, इस पूरे से जो मैंने ये फिगर बना रखा है, कितने सर्किल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मान के चलिए कुछ 30 सर्किल में ये पूरा भर जाएगा। मतलब ये जो मैंने बॉक्स इस तरीके से बना दिया है, मान के चलिए कि ऐसे ऐसे अगर मैं 30 सर्किल बना दूँ सेम साइज का, तो ये पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा ये सारा जगह। तो मैंने कह दिया ना कि ये 30 सर्किल बराबर ये एक बड़ा सा बॉक्स, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो जो ये 30 सर्किल बोल रहा हूँ ना, तो उसमें से जो एक सर्किल है यही तो मात्रक है। मैं कह दूंगा ना कि 30 सर्किल बराबर एक बॉक्स, ये ऐसा वाला जो मैंने बनाया वो एक बॉक्स। तो ये समझ में आ गया, इसी को बस मात्रक कहते हैं। हमने बोल दिया कि ये एक सर्किल, बस ये जैसे मैंने बोला ना कि एक सर्किल, ऐसे ऐसे ही 30 सर्किल आप लोगे तो ये बक्सा भर जाएगा। बस एक छोटा सा एक सर्किल को ही हम लोग मात्रक कहेंगे। आप ऐसा कुछ भी मान के चलो। जैसे आप कुछ खाने में देखते हो ना कि अगर मैं 2 रोटी खाता हूँ तो अपनी मात्रा, जैसे रोटी को आपने बोल दिया एक, अगर एक रोटी आपके प्लेट में आता है तो बोल दिए कि एक, तो उसी को मात्रक बोलते हैं। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट में कि भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। मतलब जो भी भौतिक राशियाँ होता है 4 तरीकों से मापा जाता है। एक CGS पद्धति, और दूसरा है FPS पद्धति, तीसरा है MKS पद्धति, और चौथा है SI पद्धति। तो सबसे पहले देखिए CGS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होते हैं। इसीलिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे मैं समझा दूं उससे पहले मैं इस नोट को क्लियर कर देता हूं, फिर मैं समझाता हूं एक बार में सबको। यांत्रिक में आने वाले सभी भौतिक राशियां में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को भी किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहेंगे। तो मूल राशि और मूल मात्रक। देखिए सबसे पहले समझिए राशि क्या होता है। मूल राशि,
राशि जैसे मैंने बोला ना कि एक सर्किल, बस इसी को राशि बोला जाता है, ठीक है। और मैं बोल दूँ कि ये छोटा सर्किल, मैं बोलता हूँ कि ये जो सर्किल है वो छोटा है, मैं ऐसा बोलता हूँ, तो यही हो गया मात्रक। मैंने एक सर्किल, एक राशि, सर्किल को मैंने मात्रक बनाया कि छोटा सर्किल, मैंने बड़ा सर्किल भी नहीं कहा, छोटा सर्किल, इतनी यही हो गया। जैसे इसमें मैं बताता हूँ कि जैसे यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स में, यांत्रिक का इंग्लिश होता है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में ऐसे ही 3 राशियां बनाया गया है। मान के चलिए आपने कितना दूर चला, कितना आपको जाना है, कितना दूर जाना है, तो उसको आप लेंथ से डिनोट करेंगे। और कितना वजन लेके जाते हैं, आप कितने केजी के हैं, तो उसके लिए मास से डिनोट करते हैं। आप कितने सेकंड में या कितने मिनट में आप कहीं चले जाते हैं, उसको टाइम से डिनोट किया गया है। तो लेंथ, मास, टाइम। और ये कहा है कि लेंथ अपने आप में स्वतंत्र है और इंडिपेंडेंट है, मतलब और मास भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, टाइम भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और एक दूसरे को मतलब कि इंटरचेंज आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 100 लेंथ बराबर 2 मास, 100 मास बराबर 3 टाइम, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मास का कैलकुलेशन अलग होगा, टाइम का कैलकुलेशन अलग होगा और लेंथ का कैलकुलेशन अलग होगा। इस प्रकार से ऐसे ही हम लोग को यही लेंथ में मास टाइम का ध्यान में रखना है। क्या क्या? लेंथ, मास और टाइम। तो देखिए सीजीएस, ये जो सीजीएस भी बनाया गया है ना, बिल्कुल वैसे ही, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसको लंबाई बोलेंगे लेंथ को, मास को द्रव्यमान बोलेंगे, टाइम को समय बोलेंगे। अब देखिए ये अगर लेंथ सीजीएस यूनिट अगर आप अपनाते हो, सीजीए यूनिट, तो लेंथ को आप सेंटीमीटर में बोलेंगे। किस चीज़ में? सेंटीमीटर को। और मास को आप ग्राम में बोलेंगे। मास को क्या चीज़ में? ग्राम में। और टाइम को क्या चीज़ में? सेकंड में बोलेंगे। तो ध्यान से सुनिए, अगर सीजीएस सिस्टम अपना रहे हैं तो लेंथ को आप मीटर में, किलोमीटर में नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सेंटीमीटर में, मीटर में। मास को आप ग्राम में बोलेंगे और टाइम को आप सेकंड में बोलेंगे। तो यहाँ से सी लिया गया, यहाँ से जी लिया गया और यहाँ से एस लिया गया, तो हो गया सीजीएस। सी में बोले तो सेंटीग्रेड सेंटीमीटर, और जी बोले तो ग्राम, और सेकंड बोले तो सेकंड। इतना समझ में आ गया। अब देखिए याद ये रखना है कि सीजीएस में, सीजीएस को ही फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। जैसे फ्रांस अगर जाइएगा आप लोग, तो वहाँ पे सेंटीमीटर में बात किया जाएगा, मीटर किलोमीटर में बात नहीं किया जाएगा, सेंटीमीटर में बात किया जाएगा अगर फ्रांस आप जाते हैं तो। और अगर मीट्रिक पद, इसी को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और वहाँ पे जैसे हम लोग किलोग्राम में बात करते हैं तो वहाँ लोग ग्राम में बात करेगा, हम लोग सेकंड में बात करते हैं तो वहाँ भी लोग टाइम को सेकंड में ही बात करेगा। तो समझ में आ गया। सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम, एस बोले तो सेकेंड, और इसी को ही हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। दूसरा देखिए एफपीएस। देखिए दोस्तों सीजीएस को तो मैंने बता दिया, हर चीज़ को आप इसी में कैलकुलेट करोगे, लेंथ, मास, टाइम। अगर एफपीएस में आओगे तो लेंथ को आप फुट में बोलोगे कि जैसे हम लोग लेंथ बोलते हैं, जैसे फ्रेंच वाले लोग देखो सबसे पहले ये जान लो कि इसी को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। सीजीएस क्या था? फ्रांस में यूज हुआ करता था, और ये जो एफपीएस है वो ब्रिटेन में यूज होगा, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या होता है, जैसे फ्रांस में लेंथ को आप सेंटीमीटर बोलते थे, वैसे ही अगर यूके जाइए, ब्रिटेन जाइएगा, तो वहाँ लेंथ को फुट में बोला जाएगा। देखिए एफ, फुट का एफ होगा ना, तो एफ। और मास को हम जैसे ग्राम बोला जाता था फ्रांस में, वैसे ही ब्रिटेन जाइएगा तो हम मास को बोला जाएगा पाउंड। क्या बोला जाएगा? पाउंड। और टाइम को यहाँ भी सेकंड ही बोला जाएगा। जब आप ब्रिटेन जाओगे तो लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। और अगर फ्रांस जाइएगा तो वहाँ लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में बोला जाएगा। बस आप ऐसे कोरिलेट करके याद रख लीजिए। फुट को आप एफ से लिखेंगे, पाउंड को पी से, और समय को सेकंड से, तो हो गया एफपीएस। बस यही है एफपीएस। ऐसे ही आपको एमकेएस में देखिए, हमने बोला ना कि लेंथ, मास, टाइम में ही बोलेंगे। लेंथ को हम यहाँ मीटर में बोलेंगे और मास को हम लोग किलोग्राम में बोलेंगे, और टाइम को सेकंड में। तो कुल मिला के आपको 3 को याद करवाता हूँ फिर से। देखिए एक सीजीएस था, एक था, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, हाँ, एक सीजीएस था, एक एफपीएस था, और एक एमकेएस था। अब यही 3 चीज़ याद रखिए। एक हो गया लेंथ, और एक हो गया मास, और एक हो गया टाइम। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप सीजीएस बोले तो फ्रांस वाला याद रखिएगा, फ्रांस वाला सीजीएस।
फ्रांस में क्या होता है, लेंथ को सी बोले तो सेंटीमीटर, मास बोले तो ग्राम, जी बोले तो यहाँ ग्राम, और सेकंड का सी जी होगा। एफपीएस, यही आप ब्रिटेन चले जाएं तो लेंथ को बोला जाएगा फुट में, और पाउंड बोला जाएगा मास को, और सेकंड को सेकंड। और एम के एस में लेंथ को मीटर बोला जाएगा, और के यानी किलोग्राम बोला जाएगा मास को, और टाइम को सेकंड। तो आप ये तीनों याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथा टाइप पे, एसआई पद्धति। देखिए हुआ क्या था कि ऐसे सोचिए, फ्रांस में लेंथ को अलग बोला जाता था, एमकेएस में अलग बोला जाता है लेंथ को, माने हर चीज़ का हर जगह पे अलग अलग मेजरमेंट का तरीका हुआ करता था। इसी में दरम्यान में मतलब कि व्यापार में जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हो गया अच्छे खासे, तो व्यापार में लोगों को नफ़ा नुकसान ज़्यादा होने लगा, माने समझ ही में नहीं आता था कि कौन कितना मापता है, कितना क्या करता है। इसी प्रकार 1960 में क्या होता है कि एक पेरिस में, जो कि पेरिस कहाँ है दोस्तों, फ्रांस में, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। अब मैंने एसआई सिस्टम क्या हुआ कहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का महाअधिवेशन हुआ था। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति के 7 मूल मात्रक हैं। देखिए अभी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसआई सिस्टम ही इस्तेमाल करते हैं आफ्टर 1960, और उसमें टोटल 7 वो मूल मात्रक बनाए गए। तो देख लेते हैं कौन से वो 7 मूल मात्रक हैं। तो वो हैं लेंथ, मास, टाइम, मान लंबाई, द्रव्यमान, समय। फिर जोड़ा गया ताप और विद्युत धारा, ताप विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, लंबाई, द्रव्यमान, समय। पहले आप LMT तो आप याद ही रखेंगे, लेंथ मास टाइम। इसके बाद टेम्परेचर को जोड़ लेंगे, माने ताप। फिर इलेक्ट्रिक करंट को भी जोड़ लेंगे, मतलब विद्युत धारा को जोड़ लेंगे। और 2 आप और याद रखिए, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। देखिए लेंथ को आप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने जो तय किया वो लेंथ का मीटर में, जिसका सिंबल होगा m, द्रव्यमान को किलोग्राम में, जिसका सिंबल kg, समय को सेकंड में, जिसका सिंबल s, स्मॉल s है, ध्यान रखिएगा। ताप को बोला गया कि हम केल्विन में करेंगे। जैसे आप लोग एक पढ़े होंगे डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आएगा तो आप डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट मत करिएगा, केल्विन के पे कैलकुलेट करिएगा, केल्विन इसका यूनिट माना गया। और विद्युत धारा को एम्पियर, जिसको डिनोट किया गया कैपिटल ए से, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, जिसको डिनोट किया गया कैपिटल सी और स्मॉल डी से, कैपिटल सी और स्मॉल डी से, कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण का जो होता है मात्रक, वो होता है मोल, जिसको MOL से डिनोट किया गया। पदार्थ का परिमाण क्या, मोल। तो ये 7 आप याद रखेंगे, क्योंकि ये 7 पूछा जाएगा ऑप्शंस में। ये 66 PPSC में भी पूछा गया था। बोला गया था कि निम्न में से कौन सा भौतिक राशि मूल भौतिक राशि है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे पढ़िए क्वेश्चन, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसी को SI यूनिट बोला गया। क्या बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर SI यूनिट का कोई फुल फॉर्म पूछे तो बताइएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो आप देख रहे हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये आखिर बोला कैसे गया? आखिर किसी चीज़ को तो माना गया होगा ना कि हाँ इतना दूर को हम लोग मीटर बोलेंगे, इतना को किलोग्राम बोलेंगे। तो वो कैसे माना होगा? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये मेरा बॉक्स है, इसमें मैंने इतने दूर को सर्किल मान लिया। अब बताइए कि मैंने ऐसे कितने सर्किल बनाऊँ कि इस पूरे बॉक्स मेरा भर जाए। इसी प्रकार से उसने क्या माना, लेंथ को क्या माना, लेंथ को मीटर माना। तो क्या सोच के माना, कुछ तो सोचा होगा ना भाई। तो वो जो सोचे हैं ऐसे कि मीटर का जब उन्होंने परिभाषा दे रहे थे तब बोले कि ये नई परिभाषा है कि 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के, माने 1 सेकंड का इतना हिस्सा 299792458 इतना हिस्सा तय जितना दूरी कर लेगा
उसी को हम मीटर कहेंगे। इसको मैं ढंग से समझाता हूँ, आप ये डेटा हमारे समझ से याद मत करिए, ये सब फालतू है, मैं जो समझा रहा हूँ वो याद करिएगा। पूछा जाएगा कि मीटर की परिभाषा में स्टैंडर्ड क्या लिया गया, तो बताइएगा सूर्य का स्पीड, माने सूर्य से के प्रकाश का स्पीड। देखिए सूरज का प्रकाश जो होता है, माने एक लाइट प्रकाश का किरण जो होता है वो निर्वात में उसका चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो आपको पता है कि मैंने 1 सेकेंड में इतना मीटर वो ट्रैवल कर लेता है। तो कह क्या रहा है, जब मीटर का परिभाषा दिया गया तो बोला गया 1 सेकेंड का अगर मैं बोलूँ 1 सेकेंड का दूसरा हिस्सा, 1 सेकेंड का तीसरा हिस्सा, 1 सेकेंड का चौथा हिस्सा, इसी प्रकार से 1 सेकेंड का इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा। फिर से देख लीजिए, 1 सेकेंड का इतना हिस्सा में, 1 सेकेंड में आप ध्यान रखिए, 1 सेकेंड में लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तय करता है, मतलब 3 लाख मीटर पर सेकेंड। सीधा सीधी समझिए कि 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर ट्रैवल कर लेता है। तो कह रहे हैं 1 सेकेंड का इतना हिस्सा में कितना ट्रैवल कर लेगा, उतना ही 1 मीटर कहेंगे। आप इसको देखिएगा, इसको तो लगभग 3 लाख के आसपास आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, नहीं 3 लाख से ज़्यादा हुआ। एनीवे 1 सेकेंड का ये 1 सेकेंड का इतना हिस्सा में कितना, जितना दूरी प्रकाश की चाल कवर कर लेगा उसी को हम 1 मीटर बोल देंगे। तो समझ गए। इसी प्रकार से किलोग्राम का परिभाषा दिया गया। किलोग्राम के परिभाषा में बोला गया कि 1 किलोग्राम, अब फ्रांस का जो पेरिस है वहाँ पे रखा गया है प्लैटिनम इरिडियम का एक टुकड़ा है, उसका द्रव्यमान जितना था ना उसी को 1 किलोग्राम बोल लिया गया है, 1 किलोग्राम बोला गया है। अगर व्यवहार में देखा जाए प्रैक्टिकली रूप में तो 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। अगर आप देखते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 लीटर जितना पानी होता है ना, उसी को 1 किलोग्राम बोला गया व्यवहार में, व्यवहारिक रूप से, क्योंकि ये प्लैटिनम इरिडियम हर कंट्री में तो नहीं ना है ले जाके, बस मान लिया गया है कि पेरिस में देखिए जी इतना रखा हुआ है, इतना ही वजन को हम 1 किलोग्राम बोलेंगे। हालांकि मई 2019 से, ध्यान दीजिएगा ये मई 2019 से है, भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। अब पूछा जाएगा कि मई 2019 के बाद 1 किलोग्राम का नया परिभाषा किस आधार पे है, तो बताइएगा प्लांक नियतांक के आधार पर। सेकंड की परिभाषा क्या है, तो सेकंड की परिभाषा है कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इतना कंपन करता है। मतलब जो सीजियम जो है ये एलिमेंट, तो इसका जो 133 है, इस मास इसका, तो इसे ये इतना बार जैसे ही कंपन कर लेगा तो हम बोल देंगे कि 1 सेकंड हो गया। इतना बार मतलब 1 सेकंड में वो इतनी बार कंपन कर लेता है। डेटा मत याद रखिएगा, बस एक याद ये सिर्फ रखना है आपको सेकंड की परिभाषा में कि परमाणु घड़ी है सीजियम 133, तो उसका जो परमाणु है अगर इतना बार कंपन कर लिया, माने कोई एक नंबर है उतना कंपन कर लिया, उसी को सेकंड बोल देंगे। एम्पियर की परिभाषा कैसे दिया गया जरा देखिए। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। तो केल्विन का भी देख लीजिए। केल्विन कहता है कि जल का त्रिक बिंदु, अच्छा ये ट्रिपल पॉइंट समझते हैं, ट्रिपल पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आइस, वाटर, माने आइस क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, वेपर भी तो पानी का ही एक स्वरूप है ना, तो वेपर क्या है, गैस है। तो कोई ना कोई तो ऐसा टेम्परेचर होगा ना भाई जहाँ पे कि ना तो वो सॉलिड हो कंप्लीट रूप से, ना ही लिक्विड हो और ना ही गैस हो। अगर हमें वो टेम्परेचर मिल जाए बस उसी को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हाँ सुनिए 1 सेकंड। हाँ, एक केल्विन
केल्विन जल के त्रिक बिंदु माने ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागति ताप का 1/273.16वां भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट द्वारा परिभाषित किया जाएगा। देखिए शुरू में ये वाला परिभाषित किया गया, लेकिन मई 2019 के बाद आधार बनाया गया बोल्ट्जमैन नियतांक पर। आप बोल्ट्जमैन नियतांक याद रखिएगा। कैंडेला की परिभाषा भी दिया गया है। तो कैंडेला की जो परिभाषा दिया गया है वो किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में इतना आवृत्ति तथा इतना स्टेरेडियम तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वाले टेबल को मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे एक दो लाइन और पढ़ा देता हूँ। ये वाला मोल की परिभाषा भी दिया गया है, ये भी देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत परिभाषा के तहत मोल को एवोगाड्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। तो अब याद रखिएगा कि मोल का परिभाषा दिया जाएगा एवोगाड्रो नियतांक, और वैसे ही केल्विन का परिभाषा दिया जाएगा किसके अनुसार? केल्विन का परिभाषा दिया जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के आधार पर, और मूल विद्युत आवेश यानी एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दिया जाएगा, और सीजियम 133 परमाणु घड़ी के अनुसार सेकंड का परिभाषा दिया जाएगा, और प्लांक नियतांक के आधार पर किलोग्राम का परिभाषा दिया जाएगा, और एक सेकंड का इतना हिस्सा में जितना सूर्य का जितना प्रकाश अपनी चाल कवर करेगा, जितनी दूरी कवर करेगा, उसी को मीटर का परिभाषा दिया गया है। और लास्ट में ये कह रहा है व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ये सारे जो देख रहे हैं परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियां के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सिंपल से मतलब समझ लीजिए व्युत्पन्न कि जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, मतलब भौतिक राशियाँ था, मूल भौतिक राशियाँ था, जो मैं आपको 7 याद करवाया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, इसी का इस्तेमाल किया जाएगा और व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाएगा। तो व्युत्पन्न का इंग्लिश होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो देख लीजिए कौन से ड्राइव्ड क्वांटिटी होते हैं, उसे थोड़ा याद कर लें। आयतन भी होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। कैसे? जरा देखिए, लंबाई, चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो कि लंबाई को तो हमने बताया था ना कि मीटर से डिनोट करेंगे, आई माने इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के तहत, माने SI यूनिट के तहत। चौड़ाई भी देखिए मापने वाला ही है, माने नापने वाला, तो चौड़ाई को भी मीटर में ही करेंगे, ऊंचाई को भी मीटर में, तो मीटर की हो गया। घनत्व इसका होता है द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए आपने द्रव्यमान पढ़ा होगा किलोग्राम, और आयतन ये अभी निकाल रखा है मीटर क्यूब, तो हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा जब लिखा रहे ना मीटर पर 3, तो इसका एक्चुअली मीनिंग होता है कि 1 ऐसे देख लीजिए मीटर -3 होता है, तो इसका असल में मीनिंग ये होता है। ठीक है, आप ऐसा मीनिंग ऐसा समझेंगे आप। अब देखिए वेग बोल रहा है, तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, मीटर यानी इसका मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड। त्वरण देखिए, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण का क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा। बल का होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान को m बोलते हैं मास, और त्वरण को एक्सीलरेशन a बोलते हैं। तो यही a बराबर फार्मूला हो गया। तो इसको पढ़ेंगे, मीटर को देखिए सब मास है, द्रव्यमान है तो उसको किलोग्राम, और एक्सीलरेशन को देखिए अभी आपने याद किए हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम, और आपने एक्सीलरेशन का पढ़ रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पता है इतना ही को 1 न्यूटन भी बोलते हैं, तो इसी को न्यूटन भी कहते हैं। जब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा मिल जाए तो उसी को पढ़ेंगे न्यूटन। अगला देख लीजिए 6ठा नंबर, कार्य। कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। विस्थापन को बोलेंगे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, बल को बोलेंगे फोर्स, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी ऊपर में पढ़ाया था न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट माने एक दूरी है जिसको मीटर से, तो न्यूटन मीटर। और पता है यही 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल भी कहते हैं, इसी को 1 जूल भी कहते हैं, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर।
अब देख लीजिए शक्ति, शक्ति का मतलब होता है पावर, मतलब पावर का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय यानी वर्क बटा टी, माने एक यूनिट टाइम पे आपने कितना कार्य किया वही क्या है पावर। तो अभी अभी आपको वर्क का ऊपर में बताया था जूल और नीचे में टाइम का टी यानी जूल पर सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड को भी वाट कहते हैं। तो एक वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड, तो इसको वाट कहते हैं। एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। घन कोण का होता है स्टेरेडियन और समतल कोण का होता है रेडियन। समतल कोण प्लेन एंगल और इसको कहते हैं घन कोण को क्या कहते हैं कोण एंगल। तो ये हो गया स्टेरेडियन। अब आ जाते हैं, ये सारा थ्योरी था जो कि मैंने आपको आधे घंटे में ख़त्म कर दिया इससे रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो आइए चलिए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं उसी का करूँगा जिसकी आवश्यकता होगा, जिसका आवश्यकता नहीं होगा एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 66 में आया था जब री एग्ज़ाम हुआ था। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो आपको बता दिया हूँ कि विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, और बल और वेग ये सारे क्या हैं ड्राइव्ड यूनिट हैं। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक आप लोग को बता दिए हैं कि शक्ति का मतलब पावर, और पावर का मतलब वाट बटा टाइम, और वर्क बटा टाइम, और वर्क को जूल और टाइम को सेकेंड, और जूल और पर सेकेंड को हमने क्या पढ़ा रखा था कि वाट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। भौतिक शक्ति का शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड भी कभी कभी देखिए शक्ति को ये भी दिया जा सकता है और ये भी दिया जा सकता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। अगर जूल पर सेकंड को कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है सेम, तो ये तीनों में से कोई भी आंसर है तो शक्ति में वही आंसर, यही आंसर होगा। अब देखिए विद्युत शक्ति, अभी अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी देख लीजिए, 3 का डी है। बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होगा। देख लीजिए बल क्या पढ़ाए थे कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ए होगा केजी हो जाएगा मास का, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम बताए थे कि ये जहाँ भी लिखा रहे इसका मतलब ही होता है 1 न्यूटन, तो ये हो गया 1 न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या हो गया जी न्यूटन। कार्य का मात्रक ऑलरेडी बता चुका हूँ ये जूल, इसमें कुछ और ज़्यादा बताने की हाँ यहाँ पे ये बता दूँ मैं यहाँ पे कि ये जो कार्य है हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है, माने एक अदिश राशि है। सॉरी, ये क्या है अदिश राशि है। आपको यहाँ पे एक टेक्निक बताता रहता हूँ और कुछ कुछ मैं करवाता रहूँगा धीरे धीरे। एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे पकड़ते चलिएगा बार बार, क्योंकि ये पूरे ही फिजिक्स जब तक पढ़ाऊँगा इसको तो आपको मैं पकड़ने का तरीका बता दूँगा ऑप्शन से रिलेटेड, क्योंकि इसका मैं प्रॉपर थ्योरी नहीं बताऊँगा, जहाँ जहाँ जो एक्सेप्शंस आएगा वो बताऊँगा। देखिए सदिश और अदिश, सदिश जहाँ जो भी, जैसे ये कार्य है मैं बताता हूँ आपको, जो भी पूछा जाएगा जैसे ये कार्य पूछा गया तो आप ये देखिएगा कि कार्य में क्या वह हमको मिला, क्या सिर्फ वह की मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा कैपिटल वह मिला क्या, अगर वह मिलेगा तब बोलिएगा सदिश, अगर ये वाला नहीं मिलेगा तब बोलिएगा अदिश। इसके कुछ 2-4 एक्सेप्शन होते हैं, वो मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। फिलहाल आप धीरे धीरे समझिए, दिमाग को सेटल डाउन करिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपसे याद ही नहीं होगा, मैं समझने का तरीका बताता हूँ। तो पहला आपका दिमाग क्या खोलना चाहिए सदिश और अदिश में से कि कौन से शब्द में दिया गया है वह। अगर वह दिया तो आँख मूंद के बोलिएगा कि वो सदिश है, जहाँ अगर वह ना मिले तो बोलिएगा कि अदिश। मैं इस वाले वह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले वह की बात कर रहा हूँ, वह यारला वह वाला पापा वाला बा नहीं। तो देखिए इस कार्य में क्या हुआ दिखा आपको, नहीं ना दिखा। जब नहीं दिखा तो आप इसको बोलिएगा कि ये अदिश राशि है। देखिए ये अदिश राशि है। ऐसे ही मैं कुछ कुछ बताता चलता हूँ। आवृत्ति, आवृत्ति को मापा जाता है किस चीज़ में भाई, तो हर्ज में मापा जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ज में, इसका एसआई मात्रक हर्ज ही होता है। सामान्य मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकने में सक्षम है। जो हम लोग मनुष्य हैं वो 20 हर्ज से लेकर
20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति को ध्वनि सुन सकते हैं। अगला, हर्ट्ज में देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, हर्ट्ज में मापा जाता है तो आपको पता है आवृत्ति चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। देखिए जो भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं ना, सब के सब गलत हैं। मैं सारे ऑप्शंस को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले पूछा गया है कि वैद्युत प्रतिरोधकता, तो देखिए ये जो वैद्युत प्रतिरोधकता है, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ देखिए, ये जो वैद्युत प्रतिरोधकता है जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बोलते हैं, उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत प्रतिरोधकता को, इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा RAL। आर का देखिए, आर का ये रेजिस्टेंस है, इसका ओम होता है, और ए का मीटर स्क्वायर होता है, एरिया का, लेंथ का मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बच गया ओम मीटर। यही ओम मीटर इसका क्या होता है दोस्तों, इसका ओम मीटर होता है यूनिट। तो पूछा क्या गया है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ओम मीटर, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो गया। अब सुनिए, मैं इस ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, ये फैराड को ही फैराडे बोलते हैं, फैराडे ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। ये किसका है भाई, तो ये है कैपेसिटेंस का, जिसको आप धारिता कहते हो हिंदी में। कैपेसिटेंस का अगर कोई पूछे कि यूनिट क्या होता है तो फैराडे होता है। और एम्पियर का तो जानबे करते हैं कि किसका होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर। अच्छा, बोल्ट किसका होता है, विद्युत विभवांतर का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का होता है। विद्युत विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और धारिता का यानी कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फैराडे, और वैद्युत प्रतिरोधकता का ओम मीटर। आप इस टॉपिक से इतना याद रखेंगे। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, ओम मीटर, अभी मैंने बताया वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोधकता है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत प्रतिरोधकता को इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, आगे प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, तो ये दूरी का इकाई है। तो देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में माने एक ईयर में, हमने बताया था ना कि एक सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करता है एक सेकेंड में। ऐसे ही 1 सेकेंड से 1 मिनट होगा, 1 मिनट से 1 घंटा होगा, 1 घंटा से 24 घंटा होगा तो 1 दिन हो गया। ऐसे ही 1 सप्ताह होगा, 1 महीना होगा, ऐसे ही 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल में जो प्रकाश है वो इतना किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में, ये डेटा याद रखिएगा, डेटा पूछा जाता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1 साल में 9.46 × 10⁻15 मीटर। चलिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, अभी बता दिया, दूरी का। प्रकाश वर्ष होता है, ये भी बता दिया कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, किसका इकाई है प्रकाश वर्ष, तो दूरी का, ये भी बता चुका हूँ। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका है, तो दूरी का है। प्रकाश वर्ष है क्या है, तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ये सब वही क्वेश्चन है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। प्रकाश की गति हमेशा क्या होती है, एक समान, ऐसा नहीं कि थोड़ा कभी स्लो हो जाएगा, कभी मतलब कि फास्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं, हमेशा उसका गति एक समय माने एक जैसा होता है। आगे, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, तब वो होता है 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष। देखिए, यहाँ पे कुछ और डेटा हम आपको याद करवाते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक क्या है,
तो 3.25 सॉरी कितना है 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष। देखिए ये वाला डेटा याद रख लीजिए। पारसेक, पारसेक को कहते हैं पारालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। पारालैक्टिक सेकेंड का, पार का मतलब पारालैक्टिक और सेक का मतलब सेकेंड, तो है इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। देखिए एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर, और एक लाइट ईयर बराबर याद करवाया था 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक पारसेक होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, इसीलिए 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इसीलिए यहाँ पे 3.25 हमने ऑप्शंस में नज़दीक था इसलिए ले लिया। अगर ऑप्शन ई रहता नन ऑफ दी, जैसे बीपीएससी पूछता है तो ऑप्शन ई ही हो जाता आंसर। चलिए हम लोग अब देखते बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है पारसेक मात्रक है, अभी बता दिया दूरी का। माप की कौन सी इकाई 0.399 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तब वो होता है सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर में बराबर होता है 0.39 इंच। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर इकाई में इतना गुना कर देंगे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होगा। तो याद हो जाएगा ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। 6 फीट लंबा व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो वो लगभग कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आंसर के हिसाब से 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, और 1 फीट बराबर होता है 0.305 फीट। तो 1 फीट बराबर नैनोमीटर में अगर कैलकुलेट करें तो 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर होगा। सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर जानते हैं 10⁻⁻9, तो ये 0.305 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। अब देखिए ये दशमलव हटेगा तो 3 शून्य नीचे आएगा ना जी, 10 शून्य नीचे आएगा, इसका मतलब क्या होगा 10⁻3, और यहाँ पे क्या है 10⁻⁻9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻9। तो बाकी जब ये ऊपर में आएगा तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ये 30.5 यहाँ पे इसने रखा है, मतलब 2 को बाहर निकाला है, तो 2 को जब बाहर निकालेगा तो ये 9 में से 2 घट के कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यही है 10⁻7 नैनोमीटर, और ये 6 फीट है। 6 फीट पूछा गया तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर इतना ही आएगा। आंसर देख लीजिए इतना ही आएगा। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻7 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1 × 10⁻9 मीटर के समतुल्य है। तो 1 नैनोमीटर बराबर इतना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10⁻�9 मीटर बराबर इतना, तो ये इतना सेंटीमीटर होगा, कैलकुलेट किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है और जो लोग हमारे इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं कि ये पीडीएफ होता तो अच्छा होता, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे जगह पे नहीं है जहाँ पे मैं ये पीडीएफ भेज दूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो हमारे पर्सनल नंबर है 7667240945, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर प्लीज़ कॉल मत करिएगा, क्योंकि आप कॉल करिएगा भी तो मैं लिफ्ट नहीं करूँगा। तो इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, अपना नाम लिख देंगे और बोल दीजिएगा कि आपको कौन सा पीडीएफ चाहिए, तो मैं उनको भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इस नंबर पर कॉल करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बुक नहीं खरीदे मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ। अगला देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर है किसके, तो 10⁻⁹ मीटर के। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, ऑलरेडी बता दिया हूँ, विद्युत धारा। 1 सेकेंड, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रति सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन, चलिए छोड़ दीजिए, इसको मत याद करिए। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है तो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक है, आगे देख लीजिए।
मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट कितना होता है? तो 10⁶ वाट के बराबर होता है। इसको मिलियन में भी पढ़ते हैं। आगे देखिए, कूट मिलान करने का रहा है कि कौन सी सूची किसके साथ मिलान होगा। तो चलिए हम लोग अब मिलान करते हैं। मिलान होगा कि त्वरण किससे होगा? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल के लिए हमने बताया था न्यूटन, कार्य के लिए हमने बताया था जूल, आवेग के लिए बताया था न्यूटन सेकेंड। आवेग का मैंने क्या बताया था दोस्तों? आवेग का शायद बताया नहीं होगा, लेकिन होगा न्यूटन सेकेंड। तो इससे मिलान कर लीजिएगा और आंसर पता कर लीजिएगा। 1 सेकंड में अब आपको ये बताता हूँ कि देखिए ये सब भौतिक राशियाँ हैं। बताइए कि कौन सदिश है, कौन अदिश है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन भी बता दूंगा। और ध्यान रखिएगा कि जो मैंने ट्रिक बताया उसी से ढूंढने का प्रयास करिएगा। ट्रिक में मैंने क्या बताया था कि ओवा हमको ढूंढना होगा। पहला कंडीशन क्या था कि हमें ओवा ढूंढेंगे। ओवा जहाँ जहाँ मिल जाए बोल देंगे सदिश है, ना मिले बोल देंगे अदिश है। सबसे पहले देखिए त्वरण में ये ओवा मिल गया क्या, यानी ये तो सदिश है। फिर देखिए बल, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा मैं बताऊँगा। कृत कार्य में देखिए कहीं भी ओवा दिखा नहीं तो ये हो गया अदिश। आवेग में देखिए वह दिखा तो ये हो गया सदिश। देखिए एक्सेप्शन आप याद ये रखिएगा, जो भी बल रहेगा, जैसे बल खुद हो गया, बल आघूर्ण हो गया, और भी जितने तरह के बल होते हैं, तो वो सब बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब बल क्या होगा? सदिश होगा। याद हो गया ना? बल दिखेगा सदिश, वह दिखेगा सदिश। और हर बा वाला सदिश नहीं होता, मैं आगे बताऊंगा। तो एक एक्सेप्शन आप याद रखेंगे कि जो बल दिखेगा वो कहेंगे सदिश। और जहाँ जहाँ सदिश, चलिए सदिश को पहचानने का तरीका कुछ कुछ सिखाता चलूँगा। अब देखते हैं अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कार्य का जूल बता रखा हूँ, द्रव्यमान का किलोग्राम बता रखा हूँ, बल का न्यूटन बता रखा हूँ, लेकिन दाब जो है डाइन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि डाइन जो है CGS यूनिट है। डाइन क्या है? CGS यूनिट है। अगर कोई पूछे कि भाई बता ही दो दाब क्या है, तो दाब बताइएगा SI मात्रक पास्कल होता है। SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। अब सुनिए एक चीज़, हमारा सदिश वाला, तो सदिश के अनुसार यहाँ ओवा नहीं दिखा, अदिश हो जाएगा। यहाँ ओवा दिखा है लेकिन हाफ वा दिखा है, तो ये भी अदिश हो जाएगा। हमने बोला था ये वाला पूरा वा दिखना, तो ये भी अदिश, ये दोनों अदिश। बल हमने बताया था जहाँ बल दिखे सदिश, चलिए ये सदिश। यहाँ पे देखिए ब, अब अगर कहिए कि सर जहाँ व रहेगा हम उसी को सदिश बोलेंगे, नहीं, वह आपको यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन ये भी हमारा अदिश होगा। तो यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो आंसर में सिर्फ बी होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही अदिश राशि हैं। तो बताइए दाब का SI यूनिट क्या होगा? तो SI यूनिट पास्कल होगा। CGS यूनिट क्या होगा? डाइन होगा। चलिए, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? आप पूछ रहा है कि किसका मात्रक जो है नहीं है। तो बल का तो आपको बताए थे न्यूटन, दाब का बताए थे अभी अभी ऊपर में बताया हूँ पास्कल, और विकृति और प्रतिबल देखिए इसका आंसर क्या होगा। विकृति को हम लोग कहेंगे स्ट्रेन, और प्रतिबल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का यूनिट होता है लेकिन स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है। यानी कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का। ऑप्शन, इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो चलिए हम मिलान करते हैं। वाट देख रहे हैं किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों शक्ति का। वाट का बताए थे ना कि शक्ति होगा। और नॉट का हम बताए हैं होंगे कि नॉट का तो हम नहीं बताए हैं, इसका हो जाएगा समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील नौ संचालन, कैलोरी ऊष्मा। तो इस हिसाब से देखिएगा तो ए का क्या हो गया? 4 हो गया, बी का क्या हो गया? 3 हो गया, और सी का क्या हो गया? 2 हो गया, और 1 हो गया। तो आंसर क्या होगा? 4 3 2। फिर से आप याद रख लीजिए, शक्ति का वाट हो जाएगा, समुद्री जहाज की गति हो जाएगा नॉट, और नौ संचलन का हो जाएगा नॉटिकल माइल, और ऊष्मा का हो जाएगा कैलोरी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग।
आगे में है अगला फिर 29 नंबर क्वेश्चन जो है ये यूपीपीसीएस में पूछा गया, मिलान करने का रहा है। तो चलिए हम लोग अब मिलान करते हैं। जब मिलान करने जाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा जूल का। हमने बताया था कि कार्य का हमेशा क्या होगा, जूल होगा। एम्पियर, जहाँ धारा दिखे वहाँ बना दीजिए एम्पियर। फिर वाट, वाट का क्या हो जाएगा, वाट का हो जाएगा सामर्थ्य, सॉरी वाट का सामर्थ्य नहीं हो जाएगा, बताता हूँ क्या होगा। हाँ, वाट का थोड़ा रुक जाइए, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि क्या होगा। बोल्ट, बोल्ट का हम बताए थे विभवांतर, बोल्ट का विभवांतर। कैलोरी का ऊष्मा, कैलोरी का ऊष्मा। और ये बच गया वाट का सामर्थ्य। वाट का हो जाएगा समर्थ। हाँ, समर्थ का मतलब होता है यहाँ शक्ति, शक्ति का मतलब पावर। तो वाट का हम बताए कि हैं शक्ति का हो जाएगा वाट, तो सब सही मिल गया। जूल का मतलब कार्य का जूल, धारा का एम्पियर, शक्ति यानी सामर्थ्य का वाट, विभवांतर का वोल्ट, ऊष्मा का कैलोरी। तो मिल गया, इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो नॉट जहाज के चाल की माप करता है, सही है। नॉट कलमाएं ऊपर में बताया था, नौ संचलन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश समय मापन, समय मापन नहीं दूरी मापन की इकाई है, तो ये वाला गलत है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। एंगस्ट्रम इकाई है किसका है, तो तरंगदैर्घ्य का। एंगस्ट्रम किसका इकाई है, तो तरंगदैर्घ्य का। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो देख लीजिए हम लोग मिलान कर लेते हैं 33 नंबर को। तो उच्च वेग, उच्च वेग जो हाई वेलोसिटी होगा वो किसका होगा, तो वो हो जाएगा मैक नंबर। मैक नंबर होता है 1 to 5, मतलब मैं बताऊंगा कि मैक नंबर क्या होता है। सीधा सीधी समझ लीजिए कि मैक नंबर वो होता है जो हवा में ध्वनि का चाल जितना होता है, यानी 332 मीटर पर सेकेंड, ये एक मैक के बराबर होता है। ठीक है, तो उच्च वेग यही है, तो मैक हो गया। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य भाई क्या होगा, तो तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगस्ट्रम। वेवलेंथ, सॉरी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ को किस, एक सेकेंड, तरंगदैर्घ्य को मापा जाएगा एंगस्ट्रम में, और दाब को बता रखा था पास्कल में, ऊर्जा को जूल में। तो आप याद रखेंगे कि उच्च वेग को मापा जाएगा मैक के साथ, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम के साथ, और दाब को पास्कल के साथ, ऊर्जा को जूल के साथ। आगे देखिए, जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल दाब से संबंधित है ना। अरे भाई जूल ऊर्जा का जूल होता है, तो पास्कल का दाब हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर है, ऊपर में बता दिया था कि 1 माइक्रोन 10⁻³ मीटर के बराबर होगा। तो यही इसका ये लिखा गया, इसी को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है, देखिए मैंने बताया ना कि 1 माइक्रो, ये एक्सप्लेनेशन मत समझिए नहीं तो कन्फ्यूज कर जाइएगा। हमने बस आपको बता देखा हूँ कि 10⁻³ को ही बोलते हैं, तो बस याद रखिएगा 1 माइक्रोन। हाँ, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो 1 माइक्रोन सेंटीमीटर में करें तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, कितना करता है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल, डेसिबल के लिए ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये सही है। हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचलन में दूरी की गई, में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस टेम्परेचर की, अब वो भी सेल्सियस जो है सीजीएस यूनिट है टेम्परेचर का, क्योंकि एसआई यूनिट जो होता है केल्विन होता है। ठीक है, तो ताप मापने की इकाई है सेल्सियस। और एक अश्व शक्ति बराबर जानते हैं 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल भी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, लेकिन वाट शक्ति की इकाई है। ठीक है, शक्ति की इकाई है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो देखिए सेंटीग्रेड
टेम्परेचर की इकाई है, कैलोरी से उसी का ऊष्मा की इकाई है, आगे देखिए, और जूल भी और अर्घ भी ऊष्मा की ही इकाई है। तो आंसर क्या हो जाता, ए सेंटीग्रेड ताप का इकाई है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। देखिए 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम बराबर 10⁻⁻15 ग्राम और 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁹ ग्राम होता है। दोस्तों यहाँ पे और भी होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी फिजिक्स वाले चैप्टर में मैं एक जगह पे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का बहुत सारा तरीका बता दूंगा। ठहर जाइए, आप लोग पढ़ लीजिए पहले इस चीज़ को, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। पास्कल इकाई है दाब का। पास्कल किसका है, तो दाब का, और दाब का, और हमने बताया था कि जहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल जाए उसी को कहेंगे पास्कल। दाब की इकाई, तो दाब का आपको पता है ना कि दाब का इकाई कितना होगा, क्या होगा, तो दाब का इकाई जो होगा दोस्तों वो होने वाला है न्यूटन वर्ग मीटर। क्या होने वाला है, न्यूटन वर्ग मीटर। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। न्यूटन वर्ग मीटर हो गया दाब की इकाई। अब 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 44 कह रहा है दाब का मात्रक है, तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने बता दिए थे कि दाब का हम बताए ना कि प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया, और फोर्स होता है न्यूटन और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, और न्यूटन के बारे में भी बताए थे कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो इसी को न्यूटन कहेंगे, और इतना होना चाहिए था। अगर आंसर में केजी बटा मीटर पर सेकेंड भी हो तो चलेगा, लेकिन कहीं भी है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब आगे देखिए, पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो वो है बार। यहाँ से एक चीज़ याद रखिए कि वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार होता है। पारिस्थितिकी दाब का बार होता है जो कि गैर एसआई मात्रक है, और ये होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसके एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, एक बार बराबर कितना, तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल है किसके, तो 1 बार के। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल किसके है, तो 1 बार के है। देखिए बस आप याद रख लीजिए, इसका मत जानिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, हमने क्या बताया था, पूछ रहा है अदिश राशि है। तो देखिए हमने बताया था कि जहाँ वह दिखे वो सदिश होगा, मतलब हम वहाँ ढूंढेंगे जहाँ वह नहीं मिलेगा। कहिएगा कि देखिए सर यहाँ भी वह नहीं मिला, हम बता दिए थे इसका एक्सेप्शन, ये सदिश होगा। वेग में देखिए वह मिल गया, ये भी सदिश होगा। त्वरण में देखिए वह मिल गया, ये भी सदिश हो गया। ये वे मत कहिए, वह है तभी वे आया है, यह हाफ वह की बात नहीं किया हूँ मैं, ये कंप्लीट वह वे वो जो भी मिले ये होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। हाँ दादा, इसमें देखिए कहीं भी वह है नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए कौन सा कथन सही है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या एक अदिश राशि है, तो हाँ अदिश राशि है। कहिएगा कि आपका आँख नहीं है क्या, यहाँ भी देख रहे हैं वह है, यहाँ भी वह है, तो बाबू ये एक्सेप्शन है। हम बताया था ना एक्सेप्शन आने वाले टाइम पे बताऊंगा, तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं। यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल नहीं, एक ही सही होगा। अब आप एक्सेप्शन याद रखेंगे कि विद्युत विभव क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन में अदिश राशि। ठीक है, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, विद्युत विभव हमारा अदिश है, लेकिन विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होगा।
और एक बात और बता दूं, जहाँ भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, जैसे विद्युत क्षेत्र, चुंबकत्व क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जो भी क्षेत्र मिले वो सब सदिश होगा, चाहे उसमें वाह हो या ना हो। ये भी एक्सेप्शन है, जहाँ क्षेत्र दिख जाए वो सब सदिश राशि, और विद्युत विभव ने वाह दिखने के बावजूद भी अदिश राशि। तेल, अब तो सदिश राशि अदिश राशि में बहुत सारा मैंने ट्रिक्स बता दिया, अब सब ट्रिक्स को एक बार कनेक्ट करके सबको ढूंढने का प्रयास करिएगा। देख लीजिए मैंने कौन सी बताया। सबसे पहला मैंने बताया ओवा ढूंढना है, सदिश राशि होगा। दूसरा बल ढूंढना है, अघूर्ण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तो क्या मिल जाएगा, सदिश मिल जाएगा। तीसरा मैंने बोला क्षेत्र ढूंढना है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, ये सब जहाँ क्षेत्र मिल जाए वो भी क्या हो जाएगा, सदिश। इसके अलावा सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, अदिश राशि, ठीक है। इसके अलावा जहाँ विद्युत विभव होगा वो भी क्या होगा, अदिश राशि। वह देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने लीटर के बराबर होता है, तो 159 लीटर। तेल का एक बैरल कितना लीटर का होता है, तो 159 लीटर। आगे, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो फर्मी मीटर है, लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। आप देख लीजिए आगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, तो चलिए हम लोग अब इसको मिलान करते हैं। कितना नंबर है, 51 नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए कैसे होने वाला है। क्यूसेक, क्यूसेक जो है मिलने वाला है प्रवाह की दर। क्यूसेक किससे मिलेगा, प्रवाह की दर। बाइट, बाइट है जो कि किससे मिलेगा, तो वो है कंप्यूटर, कंप्यूटर में ही तो बाइट का इस्तेमाल करते हैं। रिक्टर भूकंप तीव्रता, बार दाब, तो दाब बार याद कर लीजिएगा। क्यूसेक प्रवाह की दर, बाइट क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, और रिएक्टर भूकंप की तीव्रता, और बार क्या हो जाएगा, दाब। आगे देख लीजिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो वो है डॉब्सन। वो क्या है, डॉब्सन। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई डॉब्सन है। आगे देखिए, डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं, मापक यंत्र एवं पैमाने। यहाँ से हर बीपीएससी में या कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन तो कंप्लीट आता है, इसलिए हम लोग ये 2 पढ़ने का है, थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं। देख लीजिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग ऊंचाई मापने में इस्तेमाल करते हैं, मुख्यतः विमानों में प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग किस चीज़ के लिए, तो ऊंचाई मापक यंत्र है। ए मीटर, ए मीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है, विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का इस्तेमाल करते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का इस्तेमाल हम लोग वायु वेग मापी में करते हैं, माने वायु का वेग मापने में एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और सौर विकिरण मापने में एंटीनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सौर विकिरण मापने के लिए किस चीज़ का, एंटीनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और बाष्पीकरण मापने में हम लोग एटमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, बाष्पीकरण मापने में एटमोमीटर का इस्तेमाल। ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने में, ऑडियोमीटर का इस्तेमाल ध्वनि की तीव्रता मापने में। आगे देखिए, बैरोग्राफ को इस्तेमाल करते हैं, वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है। बैरोग्राफ किस लिए, तो वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन, माने कंटिन्यूअस अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वायुमंडलीय दाब का, तब आप इस्तेमाल करिए बैरोग्राफ। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। दोनों ही देखिए, ध्यान रखिए, वायुमंडल का जो दाब है उसी मापने को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बैरोग्राफ है, ग्राफ मतलब इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलेगा, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ये बैरोमीटर कंटिन्यूअस रिकॉर्ड नहीं करेगा। बोलोमीटर क्या है, तो उष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण का यंत्र है। बोलोमीटर क्या है दोस्तों, तो ऊष्मा या विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। कैलिपर्स क्या है, तो कैलिपर्स से हम लोग मापते हैं वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलिपर्स क्या है, तो वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र। कैलोरीमीटर क्या है, तो पदार्थ द्वारा आवेशित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कैलोरीमीटर क्या है, तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ क्या है, तो हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। कार्डियोग्राफ क्या है, तो हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है।
क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है दोस्तों? तो समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविक द्वारा समुद्र में किया जाता है। नाविकों द्वारा जो समुद्र में इस्तेमाल किया जाता है घड़ी वो कि कौन सा क्या होता है? वो होता है क्रोनोमीटर। समय का ये पूर्ण तरीके से शुद्ध रूप से बताएगा क्रोनोमीटर। कोलोरीमीटर क्या होता है? तो जो रंगों की तीव्रता होता है उसको मापने में रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। कोलोरीमीटर क्या होता है? कोलोरीमीटर क्या होता है? तो रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण होता है। कैथेटोमीटर क्या होता है? तो ये होता है ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र होता है। कैथेटोमीटर क्या होता है? तो जो ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र होता है कैथेटोमीटर। क्रायोमीटर क्या होता है? क्रायोमीटर होता है दोस्तों एक प्रकार का थर्मामीटर, जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, क्रायोमीटर होता है, ये भी एक थर्मामीटर है, और स्केल भी एक थर्मामीटर है। स्केल से हम लोग उच्च ताप का मापन करते हैं और क्रायोमीटर से हम लोग निम्न ताप का मापन करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से क्या करते हैं दोस्तों? तो एक प्रकार का कण त्वरक है जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। साइक्लोट्रॉन क्या है? तो एक प्रकार का कण त्वरक है जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ क्या है दोस्तों? तो क्रेस्कोग्राफ है पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। क्रेस्कोग्राफ क्या है? तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। डिलैटोमीटर क्या है? डिलैटोमीटर है पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण है। डिलैटोमीटर क्या है? तो पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण है। डीप सर्किल क्या है? डीप सर्किल है इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण का मान ज्ञात किया जाता है। डीप सर्किल क्या है दोस्तों? तो यह इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण का मान ज्ञात किया जाता है। डीप सर्किल क्या करते हैं? तो इस यंत्र की मदद से किसी स्थान का नति कोण यानी डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। और डिलैटोमीटर से हम लोग पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण है। अगला, डायनेमो से क्या करते हैं? डायनेमो से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। डायनेमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमोमीटर क्या है? तो बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण क्या है? डायनेमोमीटर। इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राम यानी EEG, ये वाला दोस्तों है मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राफ यानी EEG, ये क्या है? मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है? तो ये है विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है? तो विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप दोस्तों किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। इवैपोरीमीटर ये क्या है? ये दोस्तों वायुमंडल में जल के बाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण है। इवैपोरीमीटर क्या है? तो यह है वायुमंडल में जल के बाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण है। एंडोस्कोप क्या है? तो एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। एंडोस्कोप क्या है दोस्तों? तो शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। फैदोमीटर क्या है? फैदोमीटर सागर की गहराई मापने की युक्ति है। फैदोमीटर क्या है? सागर की गहराई मापने की युक्ति। फ्लक्स मीटर क्या है? तो चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स मापक यंत्र है। फ्लक्स मीटर क्या है? तो चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र है।
गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापी यंत्र है। गैल्वेनोमीटर क्या है? विद्युत धारा मापी यंत्र है। ग्रेविमीटर क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। ग्रेविमीटर क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। जाइरोस्कोप क्या है? तो वो है कोणीय वेग मापक यंत्र। जाइरोस्कोप क्या है? तो कोणीय वेग मापक यंत्र है। हाइड्रोमीटर क्या है? हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? तो द्रव्य यानी जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है? तो जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। ध्यान दीजिए, ऊपर वाला हाइड्रोमीटर है, यह हाइग्रोमीटर है। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर क्या है दोस्तों? तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोफोन क्या है? तो अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। हाइड्रोफोन क्या है? तो अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। हाइग्रोस्कोप क्या है? हाइग्रोस्कोप दोस्तों वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हाइग्रोस्कोप क्या है? तो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट और है भी हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर क्या है? तो हिप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। हिप्सोमीटर क्या है? तो दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। काइमोग्राफ क्या है? काइमोग्राफ काइमोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है। काइमोग्राफ क्या है? तो विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है। लैक्टोमीटर क्या है? तो लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण है। लैक्टोमीटर क्या है? तो दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण है। लक्समीटर क्या है दोस्तों? तो प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण है। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्समीटर है। लीसीमीटर क्या है? तो वास्तविक बाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। लीसीमीटर क्या है? तो वास्तविक बाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। मैग्नेटोमीटर क्या है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा के मापने वाला उपकरण है। फिर से देखिए, मैग्नेटोमीटर क्या है? मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटो का मतलब, मैग्नेट का मतलब चुंबक, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण है। अगला मैनोमीटर क्या है? तो मैनोमीटर है द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण। मैनोमीटर क्या है? तो द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण है। माइक्रोफोन क्या है? तो यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या है? तो यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम क्या है? माइक्रोटोम ऐसा यंत्र जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। माइक्रोटोम क्या है? तो ऐसा यंत्र जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेफोस्कोप क्या है? तो बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। नेफोस्कोप क्या है? तो बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। नेफोस्कोप क्या है? तो बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। ओडोमीटर क्या है? तो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण। ओडोमीटर क्या है? तो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण। आगे देख लेते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है दोस्तों? तो ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा डायरेक्ट में नहीं होता, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। तो ये है पेरिस्कोप, देख लीजिएगा।
फोनोग्राफ क्या है? तो ध्वनिक यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण फोनोग्राफ कहलाता है। फोनोग्राफ क्या है? तो ध्वनिक यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण। और फोटोमीटर क्या है? प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र। प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर क्या है? तो किसी सेल के ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण क्या है? पोटेंशियोमीटर क्या है दोस्तों? तो किसी सेल के ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण है। पिक्नोमीटर क्या है? पिक्नोमीटर है द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। फिर पिक्नोमीटर क्या है? तो द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। पाइरीहीलियोमीटर क्या है? तो सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र। पाइरीहीलियोमीटर क्या है? तो सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। पायरोमीटर क्या है? तो उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। पायरोमीटर क्या है? तो उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। पायरोमीटर क्या है दोस्तों? तो उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। साइक्रोमीटर क्या है? साइक्रोमीटर है सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। साइक्रोमीटर क्या है? तो सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। रेन गेज क्या है? तो वर्षण या वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण। इसे यूडोमीटर या प्लूवियोमीटर या उम्ब्रियोमीटर भी कहते हैं। रेन गेज को ही यूडोमीटर और प्लूवियोमीटर या उम्ब्रियोमीटर कहते हैं। और ये क्या करता है? तो वर्षण यानी प्रिसिपिटेशन में वर्षा भी आता है, बर्फबारी भी आता है, ओला भी आता है, इसी की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर क्या है दोस्तों? तो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। रेडियोमीटर क्या है? तो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। रिफ्रैक्टरोमीटर क्या है? रिफ्रैक्टरोमीटर है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र को रिफ्रैक्टरोमीटर कहते हैं। सैलिनोमीटर क्या है? तो किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण। सैलिनोमीटर क्या है? तो किसी विलयन की लवणता का मापन वाला यंत्र। सोलेरीमीटर क्या है? तो सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र है। सोलेरीमीटर क्या है? तो सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र है। सैक्रीमीटर क्या है? तो ये किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण। सैक्रीमीटर क्या है? तो किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला यंत्र। सेक्सटेंट क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। सेक्सटेंट क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमीटर देखिए क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण है। स्फिग्नोमीटर क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर तो रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण है। स्टेथोस्कोप क्या है? तो हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र। स्टेथोस्कोप क्या है? तो हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र होता है। स्पीडोमीटर क्या है? तो किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। स्पीडोमीटर क्या है दोस्तों? तो ये है किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। टैकोमीटर क्या है? टैकोमीटर वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। टैकोमीटर क्या है? तो वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि का घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। विस्कोमीटर क्या है? तो किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है। विस्कोमीटर क्या है दोस्तों? तो किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है। और विंड वेन क्या है? तो पवन की दिशा मापक यंत्र है। विंड वेन क्या है? तो पवन की दिशा मापक यंत्र है। तो ये सारे थ्योरी खत्म हो गए। अब जल्दी से आइए और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोनार
निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार को ही हम लोग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं। इसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की परासर्व तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो सोनार का। सोनार में हम उपयोग करते हैं तो परासर्व तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर। आगे पढ़ते हैं, ये सब ऑलरेडी हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं, तो आगे देख लीजिएगा। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? पवन वेग का। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो एनीमोमीटर के द्वारा। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो टैक्योमीटर। टैक्योमीटर दाबांतर सुमेलित नहीं है। बाकी एनीमोमीटर वायु की चाल, आमीटर विद्युत धारा, उच्च ताप पाइरोमीटर। उच्च ताप पाइरोमीटर और विद्युत धारा आमीटर। वायु की चाल एनीमोमीटर, दाबांतर टैक्योमीटर। ये गलत है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आगे देखिए, पायरोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस में आ गया उच्च ताप का, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 कह रहा है कि निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर। निम्नलिखित ताप मापी में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण ताप मापी को। निम्नलिखित ताप मापी में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण ताप मापी। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पाइरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को। पाइरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को। अगला सवाल देखते हैं, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो वो की जाती है गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। अगला, सूची 1 को सूची 2 से इस बार फिर से मिलान करने कह रहा है, और मिलान करने के बाद हम लोग को बताना है कि कौन सा आंसर सही होने जा रहा है। तो देखिए कौन सा आंसर सही होने जा रहा है। तो एमीटर धारा मापने की राशि है। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो ज़रा बताइए, हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो ये मापेंगे सापेक्ष आर्द्रता। और बैरोमीटर से जानते हैं दाब, और स्प्रिंग तुला से भार। स्प्रिंग तुला से क्या होगा? भार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, सही है। ओडोमीटर से क्या करते हैं? तो वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर, ये ओडोमीटर है दोस्तों। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये भी सही है। ओडोमीटर क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर से हम लोग ध्वनि तीव्रता मापक है। ध्वनि तीव्रता मापक क्या है? तो ऑडियोमीटर। ए मीटर से विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है दोस्तों, क्योंकि ए मीटर से विद्युत धारा मापते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा आपको पता ही है, ए मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फट से। वायुमंडल दाब को मापने वाला यंत्र का प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है बैरोमीटर। एक चीज़ और देख लीजिए,
बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। बैरोमीटर में अगर अचानक नीचे आ जाए तूफानी मौसम का संकेत होता है। साधारण बैरोमीटर द्रव्य प्रयोग होता है। साधारण में कौन सा प्रयुक्त होता है, इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो दिया गया है इसमें से कुछ भी नहीं है, हम बताते हैं इसका आंसर पढ़ के। देखिए क्या है, बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव में मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर से अलग अलग मापक द्रव्य तथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिकतम प्रचलन है। पारा का प्रयोग अधिकतम प्रचलन है, लेकिन हम लोग जल, पारा, हवा का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व किया जा सकता है लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटेरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। ब्यूटेरोमीटर क्या मापते हैं ब्यूटेरोमीटर से, तो दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो हाइग्रोमीटर लाया जाता है। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा लाया जाता है, तो हाइग्रोमीटर लाया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो देख रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर, इससे एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। फिर से सुन लीजिए, स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। और ईडियोमीटर जो देख रहे हैं, ईडियोमीटर ये क्या करता है, जरा देखिए। ये पहले तो जान लीजिए कि प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर के बारे में तो जानबे करते होंगे, पानी वाला। आगे बढ़ते हैं। वायु की आर्द्रता मापने का कौन सा यंत्र लाया जाता है, तो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण कौन सा है, तो वो है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण कौन है, तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। और थर्मोस्टेट क्या है, तो थर्मोस्टेट दोस्तों ये ऊष्मातापी है, किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का उपकरण है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो ये आपको पता होगा, हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता किससे नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। अगला सवाल, और हाइड्रोमीटर के बारे में बता दिया था कि द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन के लिए। अब कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर ये सही सुमेलित है। क्या है, थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ठीक है, ये क्या करता है कि थर्मामीटर की भांति ही कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदल लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिलान करना है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर दोस्तों सी होने जा रहा है। सी में क्या है, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप किसके लिए, तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। और स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापने के लिए, यानी रक्तचाप मापने के लिए। और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर। और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। आगे, रक्त दाब
दाब नापने का यंत्र का नाम है, तब वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। आगे सवाल देखिए 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तब वो है पायरोमीटर। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो पायरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। प्रकाश का तीव्रता नापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि क्लोरोमीटर, ये जो देख रहे हैं क्लोरोमीटर, ये एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग का को मापता है। ये क्लोरीमीटर क्या है दोस्तों, तो ये एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। अगला सवाल देखिए, रडार उपयोग में होता है, वो होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। रडार सोनार के बारे में बता दिया था, अब देखिए रडार के बारे में बता देते हैं। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म है। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। 1 से 9 तक इस तरीके से पैमाना बटा होता है, इक्वल में। 3 4 3 7 2 9 देख लीजिए 9 बटा होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। मतलब अगर ये तीसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे, और ये चौथा नंबर पे है, हम कहते हैं कि जो तीसरा नंबर पे जितना विनाश कर सकता है इसका 10 गुना विनाश अगर 4 रिक्टर स्केल पर करेगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयुक्त होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाने पर कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। सेल्सियस ताप, RH गुणक रक्त, RH फैक्टर किसके लिए, तो ब्लड के लिए। सेल्सियस ताप के लिए, किलोवाट आवर विद्युत के लिए। लेकिन आर्द्रता रिक्टर पैमाने पे नहीं, बल्कि रिक्टर पैमाने आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। और आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन का नहीं होता है। केल्विन का बिल्कुल नहीं होता है। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। रेनगेज है कि सिस्मोग्राफ है, कि रेनगेज है कि सिस्मोग्राफ है, कि क्रेस्कोग्राफ है, कि गीगर काउंटर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिस्मोग्राफ। देख लीजिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है दिया गया है, उसको जान लेते हैं क्या है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेनगेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है, पार्टिकल डिटेक्टर है जो आयनित विकिरण को मापता है। गीगर काउंटर क्या है, पार्टिकल डिटेक्टर जो आयनित विकिरण को मापता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से। निम्नलिखित युक्तियों में किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो भूचाल। निम्नलिखित अब फिर से सुमेलित करने के लिए कहा है, तो देखिए भूकंप हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ऊंचाई हो जाएगा अल्टीमीटर, और विद्युत धारा हो जाएगा ए मीटर, प्रतिरोध हो जाएगा ओम। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सही सुमेलित फिर से करने कह रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा।
फायदोमीटर जो होगा वो समुद्र की गहराई मापेगा, और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापेगा, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर ऊंचाई। ये सब इजी हैं। फायदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई के लिए। फिर से देखिए 46 नंबर फिर से मिलान करने का दिया, तो 46 का मिलान करिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि एनीमोमीटर वायु वेग से, सिस्मोग्राफ भूकंप से, बैरोग्राफ है तो बायरोग्राफ भी वायुमंडलीय दाब से, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता से। अब देख लीजिए क्या है आगे क्वेश्चन। 47 में भी देखिए पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन नहीं है, मैंने गलत कथन पूछने का रहा। तो सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता ये नहीं नापता है। सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। कार्बोरेटर के द्वारा आंतरिक दहन इंजन नापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा दाब, कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय गति। मैनोमीटर के द्वारा दाब, कार्बोरेटर के द्वारा आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय गति, और सिस्मोमीटर के द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से किसके मापन को में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापने में उपयुक्त होता है। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किसे मापने में फोनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। झूठ का पता लगाने वाला नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं को गति नापने वाला यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने वाला यंत्र है। और काइमोग्राफ दोस्तों शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे ब्लड प्रेशर और हृदय की धड़कन। काइमोग्राफ क्या है? तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन एवं क्षैतिज तल यानी एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने वाला प्रयुक्त यंत्र कौन है? तो थियोडोलाइट। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है? तो ये है थियोडोलाइट। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने 2 टॉपिक को कवर कर दिया है दोस्तों। तो अब आप लोग को मैं नेक्स्ट में यांत्रिकी कुछ बताऊंगा, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को भी चैनल को शेयर करिए। और कुछ अगर सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगा, और आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। वह एक बात और बता दूं, अब ये साइंस को आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि ये साइंस ही आप लोग को बीपीएससी में ट्रम्प कार्ड हो सकता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ें तो ये साइंस अच्छे से कर लीजिएगा तो बीपीएससी आपसे हो जाएगा। चलिए, अब विदा लेता हूँ आपसे उस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएँ आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।